डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पीछे में सेक्शंस का टाइप लोड देखे थे, सेक्शंस का टाइप देखे थे, यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोड का टाइप के बारे में देखेंगे कि लोड को डिवाइडेड था, वहाँ पे लाइव लोड के बारे में हम लोग पीछे में वीडियो वाला में पढ़ चुके थे। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। इसके आगे आता है क्रेन लोड, इसके आगे है क्रेन लोड। क्रेन लोड में क्रेन लोड हम किसको बोलेंगे? इस लोड को दीज लोड्स इंक्लूड लोड्स फ्रॉम क्रेन्स एंड अदर machines acting on the structure time. The loads may be taken as manufacturer data in the absence of a specific indication. They may be taken as given IS code 800 to 2000 clause 3.5.4. क्रेन लोड क्या होता है कि ये लोड जो एक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे वर्टिकली और वर्टिकली प्लस फुल इम्पैक्ट, इस लोड के बारे में हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस वीडियो में नहीं। इसमें एक खास चीज़ क्या है कि स्नो लोड को हम लोग पिछले वीडियो में फॉर्मूला देखे थे, एस इक्वल टू म्यू इंटू एस ओ, ये फॉर्मूला था एस इक्वल टू म्यू इंटू एस नॉट। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कि इसमें एस किसके लिए उपयोग होता है, म्यू किसके लिए यूज होता है, एस नॉट किसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एस जो एस है हम लोग का, वो स्नो लोड के लिए यूज होता है, स्नो लोड प्लान एरिया के लिए यूज होता है एस जो है स्नो लोड ऑन प्लान एरिया ऑफ रूफ के लिए उपयोग होता है। म्यू जो है शेप कोफिशिएंट एंड, और जो एस नॉड होता है वो ग्राउंड स्नो लोड के लिए उपयोग होता है। तो इसी तीनों जो टाइप था इसी को वहाँ पे लिखा गया था, एस इक्वल टू म्यू इंटू एस नॉट। ये फॉर्मूला था, पीछे में हम लोग देख चुके हैं, एस इक्वल टू म्यू इंटू एस नॉट। तो इसी फॉर्मूला के हम लोग के बारे में देखे थे कि इससे फाइंड किया जाता था वहाँ पे, यहाँ पे देखें थे स्नो लोड के लिए एस इक्वल टू म्यू इंटू एस नॉट। इससे स्नो लोड के बारे में हम लोग जानते थे कि एस इक्वल टू जब म्यू रहेगा इंटू एस नॉट होता है, तो इससे हम इस फार्मूला का यूज करके स्नो लोड को निकालते हैं, स्नो लोड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड स्नो लोड एट एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीगेट कम्युनिकेटिव स्नोफॉल एंड इट्स एवरेज डेंसिटी। जो ग्राउंड स्नो लोड होता है वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो जितना वहाँ पे स्नोफॉल होगा उसी प्रकार वहाँ स्नो लोड होगा। मेन इसमें दीज वैल्यूज फॉर डिफरेंट रीजन्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्नो अविएस्चू स्टडी एस्टेब्लिशमेंट मनाली। जो HP के द्वारा, यहाँ HP के द्वारा मनाली में एक वहाँ पे संगठन है, उससे हम लोग जान सकते हैं कि स्नो लोड का कितना रेट है उस एरिया में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे महाराष्ट्र, एक पुणे महाराष्ट्र में भी वहाँ पे स्नो लोड के बारे में वहाँ पे हम लोग जान सकते हैं। द शेप कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ रूफ 875 but gives 4 these values for some common shapes when the shape of the roof is more than 60 degree load is not to be considered। ये सब जो वैल्यू है, जब जो रूफ का शेप होगा वो 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा तब के लिए ये बात बोला जा रहा है। इट में बी नोटेड दैट रूफ शुड बी डिजाइंड फॉर द एक्चुअल लोड ड्यू टू स्नो और फॉर द लीव लोड विच एवर इज मोर सर्वर। जो स्नो लोड के लिए हम लोग जो रूफ होता है उसमें डिज़ाइन किया जाता है एक्चुअल लोड के लिए और लीव लोड के लिए भी। अब आगे में हम लोग देखते हैं कि आगे डस्ट लोड के बारे में जानते हैं। ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, डस्ट लोड मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग लोड के बारे में जानते हैं, तो डस्ट लोड को देखते हैं कि डस्ट लोड में क्या होता है। जो डस्ट लोड है हम लोग का, डस्ट लोड इन एरियाज प्रोन टू सेटलमेंट ऑफ डस्ट ऑन द रूफ, स्टील प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स एंड प्रोविजन फॉर डस्ट लोड इक्विवेलेंट टू प्रोबेब थिकनेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट में बी मेड। जो डस्ट लोड होता है वो बहुत सारा जो सेटलमेंट
ऑफ डस्ट हो जाता है। जो स्टील प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, ये सब में जो डस्ट का एक लेयर जो चढ़ा हुआ होता है उसी को बोला जाता है डस्ट लोड। जैसे कोई कंपनी है तो वहाँ पे बहुत सारा, जैसे सीमेंट कंपनी है तो सीमेंट कंपनी में जो सीमेंट होता है वो एयर पार्टिकल्स के साथ में कुछ आगे दूर तक चला जाता है, तो उसी वहाँ पर एक लेयर जमा हो जाता है सीमेंट का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डस्ट लोड वहाँ पर है। सेकंड पॉइंट जो है वो हाइड्रोस्टैटिक अर्थन प्रेशर, जो सेकंड पॉइंट है वो हाइड्रोस्टैटिक अर्थन प्रेशर है। इसको क्या ये IS 875 पार्ट 5 के द्वारा ये बताया गया है कि गिव्स स्पेसिफिकेशन ऑफ कंसिडरिंग सच लोड्स इन द डिजाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर partially or fully below ground level. The pressure exerted by the soil or water both shall be duly accounted on the basis of established theory. जो हाइड्रोस्टैटिक एंड अर्थ प्रेशर क्या होता है, इसमें जो सॉइल और जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन है उसके अगर ऊपर में कुछ अर्थन प्रेशर हो, जैसे सॉइल का प्रेशर हो और वाटर का प्रेशर हो, तो ये सब जो सॉइल वाटर दोनों का प्रेशर अगर रहे तो उसको हाइड्रोस्टैटिक और अर्थन प्रेशर बोलते हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे प्रेशर है, लोड है। ऑल फाउंडेशन स्लैब्स एंड अदर फुटिंग्स सब्जेक्टेड टू वाटर shall be designed to resist a uniformly distributed load uplift equal to full uplift हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो भी जितना भी फुटिंग द्वारा है, फुटिंग में जो वाटर प्रेशर होता है तो उस सब में भी क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। फिफ्थ पॉइंट जो है इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट लोड फॉर अ स्ट्रक्चर सपोर्टिंग मूविंग लोड सुटेबल additional allowance of load should be made by increasing imposed load। फॉर एग्जांपल, जैसे इम्पोस्ट लोड बोलने का मतलब क्या है, कोई स्ट्रक्चर है अगर उस सपोर्ट किया जा रहा है मूविंग लोड के द्वारा, और एडिशनल अलाउंस ऑफ लोड मतलब अगर कोई एक स्ट्रक्चर है अगर उसके ऊपर में कोई लोड को दिया जा रहा है, कोई अनदर लोड को एडिशनल लोड जो होना चाहिए अलग से जो लोड अगर पड़े तो उसको इम्पैक्ट लोड के मायने में देखते हैं हम लोग। अब जो अगला है हॉरिजेंटल लोड। हॉरिजेंटल लोड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लोड में parapets, balustrade and their supporting structures shall be designed for the horizontal forces। जो पारापेट वाल होता है, बलस्ट्रेड होता है और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो किसी बिल्डिंग्स में होता है तो उस सबको हॉरिजेंटल फोर्सेस को कैरी करने के लिए ही कैरी करते हुए स्ट्रक्चर को डिजाइन करना चाहिए। हॉरिजेंटल फोर्सेस एक्टिंग एट द हैंड रेल एंड द कॉपिंग लेवल। ये हैंड रेल और कॉपिंग लेवल पे जो हॉरिजेंटल फोर्सेस एक्ट करता है उसको हॉरिजेंटल लोड बोलते हैं। दीज लोड्स में बी कंसिडर्ड टू बी एक्ट वर्टिकली आल्सो बट नॉट सिमल्टेनियसली विथ द हॉरिजेंटल फोर्सेस। ये सब जो लोड्स होता है वो वर्टिकली एक्ट करता है लेकिन कभी कभी सिमल्टेनियसली हॉरिजेंटल भी नहीं करता है, हॉरिजेंटली साइमल्टेनियसली नहीं करता है। अगर हॉरिजेंटल सिर्फ कर रहा है तो सिर्फ हॉरिजेंटल करेगा, अगर वर्टिकल कर रहा है तो सिर्फ वर्टिकल करेगा। द वैल्यूज गिवन इन टेबल 1.6 आर मिनिमम वैल्यूज एंड वेयर वैल्यूज फॉर एक्चुअल लोडिंग आर अवेलेबल शैल बी यूज्ड। जो मिनिमम वैल्यू होता है ये सब फोर्स का वो एक्चुअल लोडिंग पे अवेलेबल होता है कि एक्चुअल लोडिंग उस पर कितना है, उसके द्वारा हॉरिजेंटल लोड्स को देखा जाता है। फिर है विंड लोड्स। इसके बाद है जो विंड लोड्स। विंड लोड्स के हम लोग अगर देखें तो इसको देखते हैं कि विंड लोड हम लोग किसको बोलेंगे। विंड लोड जो होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ विंड is to be considered as the design of building towers etc। विंड लोड जो होता है जो फोर्स एक्सर्टेड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ विंड से। जो विंड अगर चल रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से अगर किसी बिल्डिंग टावर पे अगर कोई लोड लग रहा है तो उसको बोलते हैं विंड लोड। द विंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ विंड, शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ बिल्डिंग। जो विंड फोर्स होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ विंड, शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ बिल्डिंग पे, कि कहाँ पे कितना वेलोसिटी ऑफ विंड है, कितना तेज़ से हवा चल रहा है या कितना शेप में कितना शेप पे हवा का वहाँ पे वेलोसिटी जो एयर आ रहा है वो वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, या कौन सा लोकेशन है, कहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है, इस पे
विंड लोड डिपेंड करता है। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कैलकुलेटिंग विंड लोड ऑन द स्ट्रक्चर इज गिवन इन IS 875 पार्ट 3 ब्रीफ डाटा। ये जो IS कोड जो है 875 पार्ट 3 में दिया गया है कंप्लीट डिटेल्स कि कैसे हम लोग विंड लोड को कैलकुलेट करते हैं। In color code, the basic wind pressure VB is shown in the map of India. Designer can pick up the value of VB depending upon the location of a structure. ये जो कोड है VB इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू V टू गेट द डिजाइन विंड वेलोसिटीज V2 द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल बी यूज। जो यहाँ वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, जैसे K1 बराबर रिस्क कोएफिशिएंट। ही हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग के सिलेबस में इतना नहीं है पढ़ना है कि ये फॉर्मूला के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि K2 इक्वल कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज। K3 इक्वल टू टोपोग्राफिक फैक्टर। द डिजाइन विंड प्रेशर इज गिवन बाय PT इक्वल टू 0.6 V²। जो डिजाइन यहाँ पे विंड प्रेशर होता है वो इस फॉर्मूला के माध्यम से देखा जाता है कि PT इक्वल टू 0.6 V²। अब आगे देखते हैं हम लोग। वेयर P2 इज पर मीटर स्क्वायर एट हाइट Vx एंड इन H and Vx in meter per second up to a height of 30 meter, the wind pressure is considered to act uniformly. Above 30 meter height, the wind pressure increases. बिलो मतलब यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि जो विंड प्रेशर होता है 30 मीटर के नीचे वो यूनिफॉर्मली होता है, उसके ऊपर में विंड प्रेशर क्या होता है इंक्रीज करते रहता है हमेशा। एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे विंड प्रेशर हमेशा इंक्रीज करता है। अभी इसके बाद है अर्थक्वेक लोड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक लोड क्या है, कि अर्थक्वेक शॉक्स कॉज मूवमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक के जब कोई भूकंप आता है तो वो फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर के फाउंडेशन को वहाँ पे उसमें वाइब्रेशन करता है। तो ड्यू टू इनर्शिया एडिशनल फोर्स डेवलप ऑन द सुपर स्ट्रक्चर, द टोटल वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक में बी रिसॉल्व्ड into 3 mutually perpendicular direction usually taken as vertical and 2 horizontal direction। जो वाइब्रेशन होता है फाउंडेशन में अर्थक्वेक के कारण उसको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के द्वारा देखा जाता है, जिसमें क्या होता है यूजुअली टेकन एज वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल होता है और 2 हॉरिजॉन्टल होता है। अर्थक्वेक मूवमेंट को देखने के लिए यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर लाइंस को देखा जाता है, जो एक वर्टिकल लाइंस होता है, 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लाइन होता है। द मूवमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट फोर्सेस इन सुपर स्ट्रक्चर बट मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नीड्स अ स्पेशल कंसाइडरेशन। जो मूवमेंट होता है वर्टिकल डायरेक्शन में वो सुपर स्ट्रक्चर को उतना ज़्यादा कॉज नहीं करता है, बट मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो स्पेशल कंसाइडरेशन देखना पड़ता है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब इसको देखते हैं कि इरेक्शन लोड क्या है। इरेक्शन लोड में हम लोग देखेंगे कि इरेक्शन लोड के किसके डिफिनेशन को देखते हैं कि सबसे आगे इरेक्शन लोड क्या होता है। Prefabricated on precast members are subjected to different types of supports, different types of loading during erection compared to the types of supports and the types of load after erection। जो प्रीकास्ट मेंबर होता है, जो प्रीकास्ट मेंबर जैसे स्टील्स वगैरह होता है, तो उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स में जब सपोर्ट में यूज करते हैं तो उसको कंपेयर अगर करें और अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स है, तो ये जो लोड्स है ये ज़्यादा इरेक्शन करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर टू सी दैट द स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट फेल ड्यूरिंग इरेक्शन। इरेक्शन बोलने का मतलब क्या कि जब हम लोग किसी स्ट्रक्चर को कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को वहाँ पे ज्वाइन करते समय पूरा स्ट्रक्चर गिर नहीं जाए, इसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइनर को देखना पड़ता है, इंजीनियर को देखना पड़ता है कि कैसे हम उसको वहाँ पे फिट करें। मैनी केसेस ऑफ सच फेल्यूर आर रिपोर्टेड एंड इन ऑल केसेस इंजीनियर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बहुत सारा ऐसा केस यहाँ पे आया हुआ है कि जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर इरेक्टेड हो जा रहा है, गिर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा इंजीनियर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्यूरिंग इरेक्शन स्टोरेज ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ होस्टिंग इक्विपमेंट कॉज स्पेशल लोड्स।
जब इरेक्शन के समय में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल को देखते हैं कि मटेरियल में कितना स्टोरेज है, इक्विपमेंट को देखा जाता है, एंड इम्पैक्ट ऑफ होस्टिंग इक्विपमेंट को देखा जाता है कि स्पेशल लोड्स के द्वारा कोई वहाँ पे ज़्यादा अलग लोड तो नहीं लग रहा है। डेड लोड, विंड लोड एंड इम्पोज्ड लाइफ लोड ड्यूरिंग इरेक्शन शैल बी कंसाइडर्ड अलॉन्ग विद द स्पेशल इरेक्शन लोड। जो यहाँ पे 3 प्रकार के जो यहाँ पे लोड बताया जा रहा है, एक है डेड लोड, फिर विंड लोड, फिर है इम्पोज्ड लाइव लोड ड्यूरिंग इरेक्शन। इरेक्शन के समय ये तीनों लोड को हमको स्पेशल इरेक्शन लोड्स के मायने में देखना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो। स्पेशल प्रोविजन शैल बी मेड इंक्लूडिंग टेम्पोररी ब्रेसिंग टू टेक केयर ऑफ ऑल सच लोड्स ड्यूरिंग इरेक्शन। ये तीनों लोड्स को हमको इरेक्शन के समय में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई हार्म नहीं हो सके बिल्डिंग में या किसी स्ट्रक्चर में। फिर एक पॉइंट में है एक्सीडेंटल लोड। IS 875 पार्ट 5 में दिया गया है कि गिव्स सर्टेन गाइडेंस टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग एक्सीडेंटल लोड्स ऑन द स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट एंड कोलिजन, सेकेंड पॉइंट है एक्सप्लोजन एंड फायर। ये 3 पॉइंट से देखा जाता है कि एक्सीडेंटल लोड नहीं हो। जो इम्पैक्ट एंड कोलिजन बोलने का मतलब क्या है कि कोई कोलिजन कोई किसी बिल्डिंग से आकर टकरा ना जाए। फिर सेकेंड पॉइंट है एक्सप्लोजन, जैसे वहाँ पे कोई बम विस्फोट नहीं हो। ये सब फायर मतलब आग नहीं लग जाए कभी। Probability of loads may be quite less, but if it occurs, the consequences are severe. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट एंड कोलिजन क्या होता है। इम्पैक्ट एंड कोलिजन में कॉमन सोर्स ऑफ इम्पैक्ट आर व्हीकल्स। इम्पैक्ट का कॉमन सोर्स व्हीकल है। सेकंड, ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्रेन्स। थर्ड है क्रेन लिफ्ट फेल्यूर। फोर्थ है फ्लाइंग फ्रैगमेंट। ये 4 है जो टाइप है वो इम्पैक्ट और कोलिजन को दिखाता है कि ये 4 सोर्स से इम्पैक्ट हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। IS कोड 875 पार्ट 5 गिव्स रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टिमेटिंग and from collision of vehicles with a structure. It is assumed that the vehicles strike the structure elements the height of 1.2 meter in any possible direction at a speed of 36 km. The fictitious vehicle shall be considered to consist of 2 mass M1 400 kg and M2 12,000 kg, which during compression of the vehicle produce an impact force in the increasing from zero corresponding to rigidities C1 equal to इतना 10,000 kilonewton per meter to C2 equal to 300 kilonewton per meter। ये जो IS कोड के अनुसार दिया गया है कि अगर 36 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी आ रहा है दोनों तरफ से, एक का M1 मास है 400 kg, M2 मास है 12,000 kg, तो अगर कंप्रेशन वहाँ पे लगता है तो रिजिडिटी जो होता है 10,000 किलोमीटर पर मीटर आएगा। और जो एक का रिजिडिटी इतना हो और दूसरा का रिजिडिटी C2 इक्वल टू 300 किलोमीटर पर मीटर। तो सेफ्टी रेलिंग में भी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर अगेंस्ट सच कोलिजन। तो ऐसा कोलिजन अगर हो तो वहाँ पे इम्पैक्ट फोर्स आता है। तो ये सबको डिज़ाइन करना चाहिए आगे ही कि ऐसा कोलिजन हो सकता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर चलना चाहिए। एक्सप्लोजन, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन्स आर टू बी लुक्ड इनटू डिजाइंस: इंटरनल गैस एक्सप्लोजन, एक्सटर्नल गैस एक्सप्लोजन, बॉयलर फेल्यूर, हाई एक्सप्लोसिव डायनामाइट। जो एक्सप्लोजन जो होता है, एक्सप्लोजन के द्वारा भी वहाँ पे लॉस होता है कि इसमें इंटरनल गैस एक्सप्लोजन, जैसे अंदर में ही कोई गैस वगैरह क्या हुआ, लीक हुआ, उसके द्वारा बिल्डिंग में एक्सप्लोड हो गया तो उससे अलग वाइब्रेशन होगा। फिर एक्सटर्नल गैस एक्सप्लोजन, बाहर में ही गैस का लीकिंग हुआ। बॉयलर फेल्यूर, अगर हाई एक्सप्लोजन डायनामाइट जैसे बॉम्ब वगैरह अगर यहाँ पे हो गया तब के लिए है कि डायनामाइट। ये फायर में अगर देखें तो फायर में IS 875 पार्ट 5 स्पेसिफाई द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोड्स ड्यूरिंग फायर ऑन एस्केप रूट्स एंड द लोड्स ऑन एन अदर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ स्ट्रक्चर फॉलिंग ड्यूरिंग द फायर शुड बी कंसाइडर्ड। जो स्ट्रक्चर के फायर के द्वारा फेल कर रहा है तो उसको लिए हमको देखना चाहिए टाइम, टेम्परेचर, कर्व रिक्वायर्ड, फायर रेजिस्टेंस, मिनट्स और एनर्जी बैलेंस मेथड। ये 2 प्रकार से हम लोग फायर के द्वारा अगर कोई बिल्डिंग गिर रहा है तो उसके 2 मेथड के द्वारा थर्मल इफेक्ट टू फाइंड थर्मल इफेक्ट ड्यूरिंग फायर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड। अगर आग लग गया किसी बिल्डिंग में तो ये दोनों
मेथड में से हम लोग एक मेथड का यूज करके वहाँ से निकल सकते हैं। जैसे टाइम टेम्परेचर कर्व, रिक्वायर्ड फायर रेजिस्टेंस मिनट्स का मतलब कितना ज़्यादा स्पीड में वहाँ पे आग फैल रहा है, उसके हिसाब को अगर देखें एनर्जी बैलेंस्ड मेथड के हिसाब से बाहर निकल सकते हैं। जी में है सेकेंडरी इफेक्ट, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट शुड बी लुक्ड इनटू डिजाइन, differential setup of foundation, differential sorting of columns, eccentric connections, rigidity of joints differing from design assumption. Thus, a designer has to look into various loads they likely to act during the life of a structure. He has to look into following codes. जैसे डिजाइनर जो होता है किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन करने वाला, उसको बहुत सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो IS एक कोड है 875 कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि कौन कौन सा कोड को हम लोग किस मायने में उपयोग करते हैं। जैसे एक कोड है IS 875, तो इसको हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग के लिए। IS कोड 1893 क्राइटेरिया ऑफ अर्थक्वेक एंड रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर के लिए इस कोड का उपयोग करते हैं। IRC स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रोड ब्रिजेज के लिए IRC का उपयोग करते हैं। यहीं पे हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे में चर्चा करेंगे कि और आगे इसका क्या क्या टॉपिक है। ओके, थैंक यू।